हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। तो देखिए, जो हम क्लाइमेट देख रहे थे इसके हमने काफ़ी पार्ट आपके कवर कर चुके हैं, 3-4। तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको अब स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमें इसको देखना था। तो ये सारा कुछ हम लोग देख चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको आप देख लीजिए जाके। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। देखिए इधर पे हमें कहाँ देखना था। तो ये जेट धारा भी हमारी हो चुकी थी, आई थी गई थी जेट धारा। ITC-जेट भी हम लोग कर चुके थे। हमें देखना था यहाँ पे भारतीय मानसून की प्रक्रिया। तो देखिए, अगर आप चैनल पर आए हो, वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए इसको देखते हैं कहाँ से। तो देखते हैं हम यहाँ से। कहाँ से देखेंगे? भारतीय मानसून की प्रकृति, यानी जो भारतीय मानसून है उसकी प्रकृति क्या है, तो उसके बारे में देखेंगे। एक तो आपका जो ये वाला बुक है इसमें आपका इंडिया के बारे में ही सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो भारतीय मानसून के लिए हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। अब हम देखेंगे कि भारतीय मानसून की प्रकृति कैसी है। तो देखिए, मानसून एक सुपरिचित जलवायु घटक है, ठीक है। इसको हम जानते हैं कि मानसून आया गया, ये सब चीज़ें हम लोग देखते रहते हैं। परंतु उसके बारे में क्या होता है, बहुत कम। मानसून के बारे में क्या होता है, परंतु उसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। यानी जो मानसून है, ठीक है, हम जानते हैं चीज़ों को कि हाँ हवाएं आती हैं, इस महीने में आती हैं, जून जुलाई में आती हैं, लेकिन हमें उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जानकारी मानसून के बारे में नहीं है। सर्दियों में देखिए, सदियों से होते आ रहे परीक्षणों के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई है। यानी सदियां निकल चुकी हैं, सालों निकल चुके हैं, ठीक है। और वैज्ञानिक इस चीज़ की खोज कर रहे हैं कि किस प्रकार से मानसून आता है, इस प्रकार से क्यों आता है, कैसे वापस जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो वैज्ञानिक हैं हमारे परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो मानसून एक पहेली के जैसा बना हुआ है। मानसून की सही प्रकृति व उसके कारणों को जानने के अनेक प्रयास किए गए हैं। वैज्ञानिकों ने बहुत तर्क लगाए हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए क्या हुआ, किंतु अब तक कोई भी एक सिद्धांत इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया। लेकिन जो भी हमारे पास तोड़ है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। पिछले कुछ दिनों से इसका तोड़ तब सामने आया जब मानसून का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर की बजाय क्या हुआ कि इसका स्तर क्या किया गया कि इसको क्षेत्रीय स्तर से नहीं देखा गया बल्कि इसको भूमंडलीय स्तर पर देखा गया। पहले क्या था कि भाई मतलब इंडिया के वैज्ञानिक हैं तो इंडिया से देखेंगे मानसून को कि भाई इंडिया में मानसून कैसे आ रहा है। तो इंडिया से कैसे पता चलेगा, जब पूरी पृथ्वी देखेंगे या पृथ्वी पे जो हवाएं चल रही हैं कैसा उस प्रकार भूमंडल है, कहाँ पे सर्दी, कहाँ पे गर्मी, कहाँ पे सूर्य की किरणें ज़्यादा, कहाँ पे कम। तो अगर इस चीज़ों को देखेंगे कहाँ पे ठंडी गर्म हवाएं चल रही हैं तो उस चीज़ से पता चलेगा। अब पहले क्या होता था कि क्षेत्रीय आधार पर देख रहे हैं, क्षेत्रीय आधार पर। जैसे मान लीजिए रहा इंडिया, अब इंडिया पे इधर तो मिलेगा आपको बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे मिलेगा आपको अरेबियन सी। अब इसी यहाँ पे मिल जाएगा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपका इंडियन ओशियन, ठीक है। और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल आपका इंडियन ओशियन का ही हिस्सा है। तो देखिए, अगर हमें भारत का मानसून देखना है तो क्या इतने क्षेत्र से हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर हम क्षेत्रीय स्तर से देखते हैं तो इस वाले क्षेत्र से देखेंगे कि इंडिया मानसून किस से आ रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया से मानसून अरब सागर से आ रहा है। लेकिन अरब सागर में वो हवाएं कहाँ से आ रही हैं, तो इस चीज़ की जानकारी क्या है, तो वो पूरी नहीं हो पा रही थी। यानी वैज्ञानिक उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं समझ पा रहे थे? क्योंकि उसको क्षेत्रीय आधार पर देख रहे थे। तो अब क्या किया गया कि उसको क्षेत्रीय आधार पर ना देखकर भूमंडलीय यानी पूरी पृथ्वी के आधार पर उसको देखा गया। अब देखिए आगे, अब क्या है इसमें, तो देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कि जो हमारा दक्षिण एशियाई क्षेत्र है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारणों का व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता करता है। इसके कुछ विशेष पक्ष हैं। देखिए इसके कौन कौन से पक्ष हैं। पहली बात तो देखिए इसमें फर्स्ट नंबर पर मानसून का आरंभ तथा उसका स्थल की ओर बढ़ना। पहली बात तो ये है कि मानसून आएगा, जैसे मानसून क्या है आपका पवने लाता है, पवन आती है तो पवन में आर्द्रता होती है, यानी उसमें पानी होता है, पानी वाष्प के रूप में होता है, जल वाष्प होते हैं, ठीक है। तो मानसून का आरंभ यानी मानसून आया और उसका स्थल की ओर बढ़ना। अब ऐसे ही तो होता है आपका, देखिए अगर आपका इंडिया है, इधर से मानसून आपका है तो स्थल की ओर ही तो बढ़ रहा है, ठीक है, और स्थल में प्रवेश करता है, इधर से पहाड़ियों से टकराता है, बारिश करा देता है, ठीक है। दूसरी चीज देखिए इधर पे क्या है, वर्षा लाने वाले तंत्र। तो वर्षा लाने वाले तंत्र कौन कौन से थे, उदाहरण के लिए देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात थे आपके। चक्रवात क्या होती है, तेज हवा चल रही तो आपकी चक्रवात कहलाती हैं। तो देखिए वर्षा लाने वाले तंत्र कौन से थे इंडिया में, कि एक तो आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात थे। उष्णकटिबंधीय क्यों बोला, क्योंकि ये
23.5 नॉर्थ से लेके 23.5 साउथ के बीच में चलते हैं, तो हम इसको क्या कह देंगे, ये रहा आपका 0 डिग्री, ये रहा 23.5 नॉर्थ, ये रहा 23.5 साउथ, है 0 डिग्री। तो अगर यहाँ पे चक्रवात चलते हैं तो इसको हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, क्योंकि ये जो क्षेत्र है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कह देंगे, ठीक है। तो ये आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो गए। अब देखिए, तो ये बारिश लाते हैं तथा मानसूनी वर्षा की आवृत्ति एवं वितरण के बीच संबंध। तो वर्षा लाने वाले तंत्र, ठीक है, तथा मानसूनी वर्षा की आवृत्ति एवं वितरण के बीच संबंध, यानी किस प्रकार से जो है मानसूनी वर्षा कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे कम हो रही है, तो उस चीज़ का वितरण। अब देखिए, मानसून में विच्छेद, तो मानसून में विच्छेद, संधि विच्छेद आपने हिंदी के उसमें व्याकरण में पढ़ा होगा। विच्छेद मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ में बीच में टूट जाना, ठीक है। विच्छेद मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को बीच से तोड़ देना, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं संधि विच्छेद। अगर हम आपको जैसे हम आपने हिंदी ग्रामर पढ़ी हो, हिंदी व्याकरण, तो उसमें आपका संधि विच्छेद वाला टॉपिक आता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, शब्दों को बीच से तोड़ देते हैं, तोड़ते हैं कि नहीं, वर्ड्स जो उसमें आते हैं उसको बीच से तोड़ देते हैं। तो वही मानसून का बीच से टूट जाना, तो उसको हम कहेंगे मानसून में विच्छेद। तो अब एक एक करके हम इन तीनों पॉइंट को अलग अलग देखेंगे। तो उससे पहले हमें देखना है अल नीनो और भारतीय मानसून, यानी भारतीय मानसून का अल नीनो जो होता है, इससे भारतीय मानसून पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, भारतीय मानसून पर नीनो से क्या इफेक्ट पड़ेगा, या अल नीनो है क्या। तो देखिए, अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है, पहले ही बता दिया उन्होंने, जटिल है, ठीक है, यानी जटिल यानी सतर्क हो जाइए, बिल्कुल जटिल है। आगे देखिए, जो हर 5 साल या 10 साल बाद प्रकट होता है, यानी जो आपका अल नीनो है ये आपका हर साल नहीं आता है, ठीक है। ये कैसा आता है, आपका 5 या 10 साल में प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में क्या होता है, कहीं पे तो सूखा पड़ जाता है, ठीक है। ये आपकी हवाएं ही हैं, ठीक है, अल नीनो ला नीनो आपकी हवाएं ही हैं। इसको देख लीजिए क्या है कि इसमें क्या होता है कि कुछ संसार के कुछ भागों में तो ये सूखा कर देती हैं, कहीं कहीं पे बाढ़ ला देती हैं और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं, यानी मौसम पूरा ख़राब कर देंगी, ठीक है। तो कहीं पे सूखा आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गया। अब देखिए, इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल हैं। इसमें क्या होता है कि महासागर में कुछ परिघटनाएं होती हैं, कुछ वायुमंडल में, तो अल नीनो में दोनों परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं। जैसे बात करेंगे पूर्वी प्रशांत महासागर की, ठीक है। अगर आपको प्रशांत महासागर पता नहीं है तो वर्ल्ड मैप रखिए, उसको देखिए, फिर उसमें पूरब आपको कैसे देखना है, ये रहा पूरब, ये रहा पश्चिम, ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण। तो इस प्रकार से आपको डिवाइड कर लेना है। तो आप उसमें देखना कि पूर्वी प्रशांत महासागर। तो देखिए इधर में क्या है, अब देखेंगे कि पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर, पेरू आपको कहाँ मिलेगा, तो पेरू आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिका का एक देश है। तो देखना उसको, तो आपको दक्षिण अमेरिका के मैप में मिल जाएगा आपको पेरू, ठीक है। ब्राज़ील है आपके, ठीक है, यानी आपके अमेजन के जंगल हैं, अमेजन की जंगल वहीं पे आपको क्या मिलेगा, वहीं पे बगल में आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, पेरू, ठीक है। तो पेरू में ये वाली क्या होती हैं, पेरू में ये आपका चलता है। तो देखिए, पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट पर, पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। वहाँ पे क्या होता है कि जो पेरू के तट है, ठीक है, पेरू के तट के बगल में, और कहाँ पर, पूर्वी प्रशांत महासागर में, तो वहाँ पे प्रकट होता है, किस धारा में, समुद्री धारा में। और जो आपका पेरू है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही आता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। यानी मौसमों को क्या करता है, जो भारत या अनेक देशों के मौसम है उनको गड़बड़ा देता है। आता भी आपका कभी 5 साल में, कभी 6 में, कभी 10 में। तो इस मतलब हर साल नहीं आता है, देखा है आपने, या तो 5 साल में आएगा, 10 साल में, 8 साल में, इस प्रकार से आता है। अल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है। तो इस चीज़ को याद रखना कि अल नीनो है क्या। पहली बात तो अगर आपको सीधा पूछ दे कि अल नीनो है क्या, तो आप बता सकते हैं कि क्या है आपका, कि समुद्री धारा है। तो वही बता रखा है कि भूमध्य रेखीय, यानी भूमध्य रेखा के आसपास जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पे जो समुद्री धारा बनती है उसी का विस्तार है क्या, अल नीनो, ठीक है, हो गया आपका। जो अस्थायी रूप से ठंडी, तो इधर पे जो आपकी पेरूवियन यानी पेरू धारा, जिसको हम हम्बोल्ट धारा भी बोलते हैं, वो कैसी होती है, आपकी ठंडी धारा होती है, यानी ठीक है, ठंडी हवाएं होती हैं। कौन सी, पेरू, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं, हम्बोल्ट, यानी पेरू हम्बोल्ट एक ही धारा है, उसका नाम अलग अलग है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। इधर पे क्या होता है, जो अस्थायी रूप से क्या होती है, ठंडी, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरूवियन अथवा हम्बोल्ट धारा अपनी एटलस में इन धाराओं की स्थिति, तो देखिए जहाँ पे आपको पेरू मिलेगा वहीं पे धाराएं मिल जाएंगी, देख लेना, पर प्रतिस्थापित हो जाती हैं। ये होते क्या है, इसको फिर से सुनना
कि जो उष्णकटिबंधीय समुद्री धारा का विस्तार मात्र है अल नीनो, ये क्या करती हैं अस्थायी तौर पर, यानी इनका स्थायी नहीं होता है, ठीक है, अस्थायी होती हैं। तो ये करती क्या है कि जो पेरुवियन धारा है उसमें प्रतिस्थापित हो जाती हैं। और पेरुवियन धारा कैसी है आपकी, पेरुवियन धारा तो ठंडी धारा है, देखिए इधर पे अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन धारा अथवा हमबोल्ट, यानी पेरुवियन का नाम ही हमबोल्ट है। तो उसमें क्या होती हैं, उसमें चली जाती हैं, उसमें प्रतिस्थापित हो जाती हैं। यह धारा पेरू तट के निकट, पेरू के जो तट का टेम्परेचर है कितना बढ़ा देती है 10 डिग्री, यानी ये गर्म होगी, ठीक है। तभी तो उस जो वो धारा थी उधर पे हमबोल्ट या पेरुवियन, उसका टेम्परेचर इसने 10 डिग्री बढ़ा दिया, गर्म रही होगी उसकी अपेक्षा, ठीक है, तभी तो उसका टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया है। आगे देखिएगा क्या है समुद्र। अब इसमें देखिए क्या होता है कि इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। कैसे परिणाम निकलते हैं कि भूमध्य रेखीय वायुमंडल परिसंचरण में क्या हो जाता है, विकृति हो जाती है, यानी अटपटा जाता है, यानी बिगड़ जाता है। जो भूमध्य सागरीय वायुमंडल परिसंचरण आपका एक साथ चल रहा था कि भूमध्य रेखा पे जो हवाएं चल रही थी, कहीं पे जाएंगी कहीं से आएंगी, तो वो सब चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं इन हवाओं के आने से। किन हवाओं के, अल नीनो के कारण। तो भूमध्य सागरीय में, अब जो भूमध्य सागर में, सॉरी भूमध्य सागर नहीं, यानी आपका 0 डिग्री के आसपास जब भूमध्य रेखा के आसपास बनती हैं तो क्या होगा, भूमध्य रेखीय वायुमंडल का वहीं पे, जब वहीं पे उत्पन्न होगी तो वहीं पे डिस्टर्बेंस करेंगी ना। आगे देखिए समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता होती है। अब समुद्री जल का वाष्पन जब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है तो समुद्री जल क्या होगा, वाष्प जो उसकी बन रही थी वो थोड़ा और जल्दी बनेगी, यानी और ज़्यादा बनेगी, क्योंकि टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ चुका है, ठीक है। तीसरी बात देखिए क्या है, पिलवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। पिलवक क्या होते हैं आपके, कि देखिए पिलवक क्या होता है, जो पिलवक आपके होते हैं समुद्र में होते हैं, छोटे छोटे आपके क्या होते हैं, जीव जंतु होते हैं, मछलियों के अंडे भी होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, यानी उनमें खुद से चलने की क्या होती है, खुद से चलने की जो है क्षमता नहीं होती है। अब खुद से चलने की क्षमता नहीं होगी तो कैसे चलेंगे, समुद्र में जो जीव जंतु हैं अगर उन्हें खुद से चलने की क्षमता नहीं है तो चलेंगे कैसे, वो समुद्र की धाराओं से बहते हैं, यानी धारा इस साइड जा रही है तो वो जो जीव जंतु हैं यानी जो पिलवक हैं आपके क्या करेंगे, उसी साइड बहेंगे। अब ठीक है, अब ये पिलवक बह रहे हैं, अब ये क्या करते हैं, सब उस जो अल नीनो आते हैं उन हवाओं को सबको अटपटा देते हैं, तो पिलवक क्या होते हैं, उन पिलवक में कमी आ जाती है, ठीक है। और देखिए अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी पिलवक आपके मरेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे जीव जंतु उतना टेम्परेचर नहीं सहन कर पाएंगे तो वो मरेंगे। तो अब जो पिलवक क्या होते हैं, जो आपके मछलियों के अंडे या मछली के बहुत छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको भी हम पिलवक में काउंट करेंगे, तो वो मरने लगते हैं। जिससे क्या होगा कि अब मछली जब छोटे में ही मर जाएगी, उसका अंडा ही खत्म हो जाएगा तो वो बड़ी तो होगी नहीं। अब जब बड़ी नहीं होगी तो क्या होगा, मछलियों की संख्या का घट जाना दिखाई देता है इसके कारण। तो इसके कुछ कारण रहे। अब देखिए क्या है कि अल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या है, बालक ईसा, इसको हम क्या कहते हैं, ईसा का बालक, क्योंकि यह धारा क्या होती है, दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है, दिसंबर के महीने में, ठीक है, क्रिसमस के आसपास नजर आती है। और देखिए इधर पे क्या है कि दिसंबर में अगर आप अपने यहाँ देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, चिकड़ाके की सर्दी दिखेगी, लेकिन अगर आप वहीं पे दक्षिणी गोलार्ध में चले जाएं तो कड़ाके की गर्मी पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि हम तो उत्तरी गोलार्ध में हैं। जैसे देखिए रहा पूरी पृथ्वी तो 0 डिग्री तो हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए अगर इन लोगों ने दिसंबर की बात करी तो अगर आप दिसंबर की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर में आपको सर्दी मिलेगी, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, लेकिन वहीं दिसंबर के महीने में अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में चले जाते तो आपको अच्छी खासी गर्मी का मौसम मिलेगा। तो चलती कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि जो आपका उत्तरी अमेरिका के बाद आपका जो नीचे दक्षिणी अमेरिका यहाँ पे मिलेगा आपको, तो कहाँ है वो दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस समय पे क्या होगा कि दिसंबर में हमारे यहाँ पे तो सर्दी है उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन दिसंबर में पेरू में क्या होगा, पेरू या पेरू के तट के निकट वहाँ पे गर्मी होगी, क्योंकि जो सूर्य है वो मकर रेखा पर सीधा पड़ेगा, और जब मकर रेखा पर सीधा पड़ेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा। तो वही चीज़ बता रखा है कि इधर पे देखिए कि दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती हैं। इसका महीना याद रखना कि दिसंबर के महीने में कौन, अल नीनो। पेरू कहाँ है आपका, दक्षिणी गोलार्ध में है। दिसंबर के महीने में यहाँ पे क्या रहेगी, आपको गर्मी मिलेगी, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए अल नीनो का उपयोग होता है। सन 1990-91 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था, यानी इसका काफ़ी हद तक प्रचंड रूप देखने को मिला था। कब, तो 90-91 में, ठीक है। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिन की देरी हो गई थी, ठीक है। मानसून को पूरा गड़बड़ा देता है। तो क्या हुआ था कि मानसून जो आपका मान लीजिए अगर 1 जून को अगर आपका मानसून केरल में हिट करता है तो 7-8 जून या 10 जून के आसपास मानसून केरल के तट पर
आ पाया होगा। तो चलिए हम थोड़ा हमने समझ लिया कि अल नीनो है क्या, ठीक है। अब देखिए थोड़ा हम इसमें देखेंगे तो ये आपका मानसून फैला हुआ है, देखिए इधर पे 1 जून में यहाँ पे, फिर थोड़ा और ऊपर जाके इधर पे 5 जून में यहाँ पे, तो ये फैला हुआ है मानसून, ठीक है। ये 10 जून और आपका जो मानसून है, देखिए हवाएं आपकी कुछ अगर इस प्रकार से चलती हैं तो यहाँ से तो टकरा जाएंगी, लेकिन इधर पे जब चलेंगी ना इधर पे तो यहाँ पे पहुँचती हैं, ठीक है। और देखिए इधर पे 10 जून, इधर पे 15 जून, तो इस प्रकार से फैल रहा है, वापस जा रहा है। तो ये आप देख लीजिएगा, इसकी डेट सारी दी हुई हैं। अब थोड़ा आगे देखेंगे कि मानसून का आरंभ, अभी तो हमने अल नीनो देख लिया, अब हम देखते हैं कि भारत जो हमारा है, भारत में मानसून आता है, पता है आपको कब आता है? जून के आरंभ में केरल के तट पर हिट कर देता है और यूपी में जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाता है। लेकिन हम देखेंगे कि मानसून का आरंभ तो देखिए 19वीं सदी के अंत में। अब बात करते हैं हम 19वीं सदी की, तो 19वीं सदी के अंत में यह व्याख्या की गई कि गर्मी के महीनों में, अब देखिए अब जैसे आपके वैज्ञानिक हैं तो किसी चीज़ पर अगर तर्क लगा रहे हैं तो तरह तरह के अलग अलग वैज्ञानिक तर्क देते हैं। अगर आज आप भी 5-6 लोग बैठ जाते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5-6 लोग बैठ गए, अब आपने कोई बात रखी तो उस बात पे लोगों के अलग अलग तर्क निकलेंगे। तो इसी प्रकार से वैज्ञानिक हैं वो मानसून की खोज कर रहे थे कि आखिर ये आता कैसे है, ठीक है, इसकी जो हवाएं किस प्रकार से चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, किसके कारण चल रही हैं, तो वही चीज़ है। तो वैज्ञानिक ने इन पे अपने मानसून के ऊपर अपना अपना तर्क दिया। तो देखिए इधर पे क्या है, यह व्याख्या की गई कि गर्मी के महीनों में क्या होता है कि जैसे गर्मी का महीना है या फिर सर्दियों का, कोई भी महीने की बात करें हम, गर्मियों का या सर्दियों का, लेकिन इधर पे बात यह है कि जो आपका चौमासे का महीने यानी बरसात का मौसम आता है वो गर्मियों के बाद ही आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, गर्मियों की बात करेंगे। तो देखिए गर्मी के महीनों में क्या होता है, स्थल और समुद्र का विभेदी तापन ही मानसून पवनों की उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। वैज्ञानिकों ने क्या बोला कि जो गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों के मौसम पर जैसे ही गर्मियों के मौसम में सूर्य की किरणें जैसे ही पृथ्वी पर पड़ेंगी, रही पृथ्वी रहा आपका सूर्य, तो ये सूर्य क्या करेगा, इधर पे किरणें पड़ेगा, इधर पे किरणें पड़ेंगी, तो किरणें पड़ेंगी तो कुछ समुद्री भाग होगा, कुछ क्या होगा आपका स्थल का भाग होगा। अब समुद्री भाग होगा, स्थल का भाग होगा। अब क्या होगा कि जो समुद्री भाग है और जो स्थल की भाग है इसमें टेम्परेचर का अंतर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो स्थल का भाग है बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है। समुद्र आपका ना तो उतने जल्दी गर्म हो पाता है, ना ही उतने जल्दी ठंडा हो पाता है। तो इस चीज़ से क्या होगा, टेम्परेचर का ऊपर नीचे होगा, ठीक है, टेम्परेचर का अंतर होगा। तो वही चीज़ बता रखा है कि समुद्र का विभेदी तापन ही। अब इन्होंने क्या बोला कि जैसे टेम्परेचर का ऊपर नीचे होगा, तो देखिए इधर 1 मिनट के लिए मान लीजिए इधर देखना आप लोग, ये रहा आपका स्थल, ठीक है, इसको स्थल मान लेना। और इधर पे हम लोग एक डिब्बा और बनाएंगे, इसको लाल कलर से, इधर पे देखिए लाल नहीं, इधर पे क्या करना है हमें, आसमानी कलर से क्या करना है, इसमें पानी भर देना है। तो ये क्या होगा, आपका जलमंडल हो गया, ठीक है। अब ये आपका जलमंडल हो गया। अब इधर पे एक चीज़ गौर करना आप लोग इधर पे, तो देखिए अगर इस पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं स्थल पे, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर जल्दी थोड़ा हाई होगा, ठीक है। इसका टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ी लो होगा, किसकी अपेक्षा, स्थल की अपेक्षा, क्योंकि स्थल पे जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो स्थल पे जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ेंगी स्थल गर्म होगा। लेकिन जितनी स्पीड से स्थल गर्म होगा उतनी स्पीड से जलमंडल गर्म नहीं हो पाएगा। यानी आप बोलें तो बंगाल की खाड़ी या फिर अरेबियन सी उतने जल्दी गर्म नहीं हो पाएगा। अब क्या स्थिति बनेगी कि जहाँ पे गर्म है तो उसका सरफेस गर्म होगा, अब स्थल का सरफेस गर्म होगा। अब सरफेस गर्म है जब, तो सरफेस गर्म होने के कारण जो सरफेस के कांटेक्ट में हवाएं आएंगी स्थल की, वो गर्म हो जाएंगी। अब सरफेस के कांटेक्ट में जो स्थल की हवाएं आ रही हैं तो वो गर्म होंगी। अब गर्म हवाएं क्या करती हैं, राइज करती हैं, यानी ऊपर की साइड उठेगी। गर्म हवाएं ऊपर की साइड उठेंगी, क्यों? क्योंकि वो हल्की हो जाती हैं। हल्की होने के कारण हवाएं ऊपर उठने लगेंगी। तो देखिए स्थल की हवाएं क्या करेंगी, ऊपर उठ गई। अब स्थल की हवाएं जैसे ही ऊपर उठ गई तो क्या होगा, इधर जो स्थल की हवाएं हैं खत्म हो गई। अब स्थल की हवाएं खत्म हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका लो प्रेशर दाब बनेगा। हवाएं खत्म होने के कारण लो प्रेशर दाब बनेगा। लेकिन अब देखिए स्थल की अपेक्षा इतने जल्दी जो है आपकी जो समुद्र की वो है हवाएं ऊपर नहीं उठ पा रही, क्योंकि वहाँ पे ठंडा मौसम है। तो जो ठंडी हवाएं हैं वो इस प्रकार से खिंच के आएंगी, ठीक है। इसको मैं पिंक करके देखिए, इधर पे पिंक कर लिया। और ये क्या करेंगी, समुद्र की हवाएं स्थल की ओर स्थगित हो गई। तो वही चीज़ इन लोगों ने बताया कि क्या होता है कि गर्मी के बाद जैसे आपका जो बरसात का मौसम आता है तो इसी के कारण आता है। क्यों? क्योंकि स्थल और
और जल के जो आपके स्थान है उसमें तापमान का विभेद है, यानी टेम्परेचर का डिफरेंस है। और डिफरेंस होने के कारण क्या होगा कि स्थल की हवाएं ऊपर उठ जाएंगी गर्म होने के कारण, और जैसे ही हवाएं ऊपर उठेंगी तो ये जो क्षेत्र है आपका इधर पे हो जाएगा खालीपन, यानी हवाएं यहाँ से चलेंगी, यानी लो प्रेशर दाब बन गया। और लो प्रेशर दाब बनेगा तो क्या होगा कि इधर अब लो प्रेशर दाब है तो समुद्र में इस समय पर हाई प्रेशर दाब है, और जैसे समुद्र पे हाई प्रेशर बनेगा तो समुद्र की हवाएं इधर पे आने लगेंगी, ठीक है। और जब ये हवाएं ऊपर जाएंगी, ऊपर चलती जाएंगी, ऊपर चलती जाएंगी, हवाएं ऊपर चली जाएंगी, ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम हो जाता है, हवाएं गर्म, हवाएं भारी होंगी यानी कंडेंसेशन होगा, यानी संघनन होगा, और संघनन होने के कारण, भारी होने के कारण, ये हवाएं ठंडी होने के कारण क्या होंगी, बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। और जैसे ही बूंदों के रूप में परिवर्तित होंगी तो भारी चीज ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं लटक पाती है, तो वो क्या करेंगी, वापस बारिश करा देंगी। तो क्या करेंगी, हवाएं फिर से बरस जाती। तो ये आपका जल चक्र होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाया है, लेकिन ये जल चक्र भी आपका इसी प्रकार का होता है कि हवाएं ऊपर जाना, फिर हवाएं ऊपर जाएंगी तो देखिए गर्म हवाएं होंगी तो वो जल भी ले जाती हैं ऊपर, ठीक है। और जब वो जल गर्म होता है, वो सॉरी ऊपर जाके जल जैसे ही ठंडा होता है तो भारी होता है, भारी होने के कारण बूंदों के रूप में नीचे गिराता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये हवाएं इस पर देखिए, इसका मैं कलर चेंज कर लूँ, येलो कर लिया, तो देखिए येलो कलर मैंने कर लिया। इधर पे देखिए हवाएं ऊपर इस साइड आ रही हैं, स्थल के बाद हवाएं ऊपर जा रही हैं, ऊपर जाने के बाद हवाएं ठंडी हो रही हैं, ठंडी हवाएं होने के कारण वापस बारिश के रूप में आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से आपको जल चक्र भी समझ में आया होगा। और जो वैज्ञानिकों ने इस प्रकार का आपका जो तर्क दिया है कि हो सकता ऐसा हो, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो वैज्ञानिकों ने 19वीं सदी में इसी चीज़ की बात की, किस चीज़ की, कि स्थल और पानी में जो आपका विभेद है, किस चीज़ को लेकर, तापमान को लेकर, इसी कारण आपका मानसून आता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि समुद्र से क्या होती हैं, यानी बंगाल की खाड़ी नहीं बोलेंगे, अरेबियन सी, यानी अरेबियन सी से जो हवाएं हैं समुद्र की साइड चलती हैं तो वही बारिश करा देती हैं। जब समुद्र की साइड से चलेंगी तो साथ में पानी तो होगा ही उनके, यानी जल वाष्प के रूप में पानी तो जरूर होगा, क्योंकि वो समुद्र से चल के आई हैं, तो वो क्या करेंगी, बारिश कराएंगी स्थल पर। तो इन लोगों ने बोल रखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ऐसे ही बारिश होती है। लेकिन ये चीज़ आपकी उतनी नहीं चली। आगे देखिए अप्रैल और मई के महीनों में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसको मैंने क्या कर लिया, ब्लू कर लिया। अब देखिए अप्रैल और मई के महीनों में क्या होता है, अप्रैल और मई के महीनों में सूर्य जो है, अप्रैल और मई में आपने देखा होगा अच्छी खासी गर्मी पड़ती है आपकी, अगर आप देखें यूपी एमपी में, ठीक है। अगर आप राजस्थान में, गुजरात में, यानी जहाँ जहाँ से कर्क रेखा, या पूरे इंडिया में देख लीजिए, तो खैर दक्षिण तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन आपको कहाँ देखना है, आपको इंडिया के बीच में देखना है, यानी जहाँ जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा जहाँ जहाँ से गुजरती है तो अप्रैल और मई के महीनों में क्या होता है कि कर्क रेखा वहाँ पर लंबवत, यानी कर्क रेखा पर सूर्य सीधे चमक रहा है, और जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर चमक रही हैं सीधी, तो गर्मी भी तो आपकी ज़्यादा पड़ेगी अप्रैल मई में। तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थल विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो इन लोगों ने बताया कि जो हिंद महासागर है उसके उत्तर में विशाल भूखंड, सेंस लगाइए, हिंद महासागर के उत्तर में कौन है, इंडिया ही तो है। तो इन लोगों ने बोला वो गर्म हो जाता है, उसके गर्म होने के कारण क्या होता है, हवाएं ऊपर चली जाती हैं, यानी वहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। यही चीज़ बताइए कि इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर एक गहन न्यून दाब, यानी निम्न दाब, ठीक है, न्यून दाब क्षेत्र विकसित होता है। और जब जैसे ही हवाओं को निम्न दाब मिलता है तो जहाँ पे हाई दाब की हवाएं होती हैं, सॉरी हाई प्रेशर की हवाएं होती हैं, तो वो हाई प्रेशर की हवाएं निम्न प्रेशर की जगह लेने चली आती हैं। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे निम्न प्रेशर दाब बन चुका है, क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर अपेक्षाकृत धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो वही चीज़ बताई है मैंने कि जो सूर्य की किरणों का अवशोषण होता है, जो सूर्य की किरणें आती हैं वो स्थल जल्दी अवशोषित कर लेता है, यानी जल्दी अपने आप में डाल लेता है। और जैसे ही जल्दी अवशोषित करेगा तो क्या होगा, जल्दी गर्म होगा। और जो पानी है आपको उतने जल्दी अवशोषित नहीं कर पाता, समुद्र उतने जल्दी गर्म नहीं होते हैं, ना ही उतने जल्दी ठंडे होते हैं, ठीक है, ना ही उसकी किरणों को जल्दी छोड़ते हैं और ना ही किरणों को जल्दी से अवशोषित करते हैं। तो इन्होंने बताया कि हिंद महासागर अपेक्षाकृत क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा भारतीय उपमहाद्वीप की अपेक्षा। निम्न वायुदाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों को आकर्षित कर लेता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, जैसे मैंने आपको ITCZ समझाया था ना, इसको थोड़ा समझना। मैंने आपको पहली बात तो ये समझाया था कि ये हो गई आपकी पृथ्वी, ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा हो गई। अब देखिए अगर आप उत्तर में हैं
और अगर आप दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध तो दक्षिणी गोलार्ध, दो गोलार्ध हो गए। अब बात करेंगे, ये रही आपकी एक व्यक्ति, ठीक है, ये व्यक्ति रहा, ये खड़ा है इधर पे, एक व्यक्ति तो नहीं आप मान लीजिए, लेकिन हमें क्या करना है, हवा की बात करिए, व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, व्यक्ति अपने मन से उड़ के नहीं जाता है, हम हवाओं की बात करेंगे। ये रही एक हवा, ठीक है, ये रही एक हवा। मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्या है कि ये जो आपका बल लगता है, कौन सा आपका बल लगता है, 1 मिनट के लिए रुकना। देखिए इधर पे क्या होता है कि ये रहा, क्या रहा, ये रही पृथ्वी, ये रहा 0 डिग्री, ठीक है, कोरियोलिस का नाम याद नहीं आ रहा था, देखिए कोरियोलिस बल लगता है, तो ये रहा 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब मैं इसको ब्लू कर लेती हूँ, ठीक है। एक हवा है, हवा की आपका एक हवा है इस साइड चलना चाहती है, ठीक है, एक हवा है इस साइड चलना चाहती है, यहाँ से क्या चलना चाहती है, यहाँ पे चलना चाहती है। तो देखिए एक आपका कोरियोलिस बल होता है, और जो किसके कारण लगता है, वो पृथ्वी के घूमने के कारण लगता है। पृथ्वी आपकी कुछ इस प्रकार से घूमती है, यानी पश्चिम से किस साइड घूमती है, पूरब की साइड घूमती है, तो पृथ्वी के घूमने के कारण एक बल लगता है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि जो हवाएं आपकी चल रही हैं वो सीधे चलने की बजाय, मतलब यहाँ से यहाँ हवाएं आपकी चल रही हैं, देखिए मैंने ग्रीन कर लिया इसको, यहाँ से यहाँ हवाएं चल रही हैं, लेकिन ये कोरियोलिस बल के कारण इस प्रकार सीधे ना चल के अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाती हैं, यानी ये हवाएं चलना चाहती थी ऐसा, लेकिन चलेंगी इस प्रकार से, यानी ये हवाएं कुछ इस प्रकार से मोड़ खा जाएंगी। यानी देखिए अगर कोई हवा इस साइड चल रही है तो ये इसका सीधा हाथ ही हुआ ना, आप बताइए इसका सीधा हाथ हो गया, तो सीधे हाथ की साइड मुड़ जाती हैं, कहाँ पे, तो आप बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध में सीधे हाथ साइड, यानी अगर आप बोल रहे राइट साइड या आप दाएं साइड तो आराम से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब दूसरी बात देखिए कि दक्षिण में क्या होता है कोरियोलिस बल के कारण, कि अपने उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाती हैं, क्या होता है अपने उल्टे हाथ। अब अगर आप इस प्रकार से चल रहे हैं तो आपका उल्टा हाथ कौन होगा, ठीक है, आपका मुंह इस साइड है तो आपका उल्टा हाथ कौन होगा, तो ये रहा आपका उल्टा हाथ, ठीक है। तो बस सीधी सीधी बात आपको इतनी याद रखनी है कि कोरियोलिस बल के कारण जो हवाएं चलती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने सीधे हाथ के साइड, यानी आपने राइट साइड मुड़ जाती हैं, आप दाएं साइड बोल सकते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में वो अपने बाएं साइड मुड़ जाती हैं। इतनी बात तो आपने याद कर ली, ठीक है, इतनी बात याद कर लेना। अब देखना इसमें क्या बताया गया है कि निम्न वायुदाब केंद्र विषुवत पृष्ठ को उस पार से दक्षिण पूर्वी सनमार्गी पवनों को आकर्षित कर लेता है, ठीक है। अब क्या करता है, और देखिए इन दशाओं में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर क्या होता है, स्थानांतरित तो हो जाता है। तो देखिए निम्न वायुदाब क्षेत्र तो आपका बन गया, जैसे आपका विषुवत पृष्ठ है तो यानी आपका जो 0 डिग्री वहाँ पे आपका 0 डिग्री पे तो आपका निम्न दाब बन ही रहा है, यानी पवनें तो वहाँ पे आनी ही है, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं कि सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर पड़ रही हैं सीधे, तो जो आपका ITCZ होगा वो 0 डिग्री की बजाय कहाँ पे पहुंचेगा, 23.5 पर खिसक लेगा, यानी जो क्षेत्र आपका 0 डिग्री पर पड़ रहा था और अब वही सूर्य की किरणें सीधी 23.5 नॉर्थ पर पड़ रही हैं कर्क रेखा पर, तो वही क्षेत्र आपका वहाँ पे बनेगा। और जब वहाँ पे क्षेत्र बनेगा तो वो कैसा बनेगा, निम्न वायुदाब। देखिए निम्न वायुदाब कैसे पड़ता है, अब वो देखिए जब सीधी किरणें आपके किसी चीज़ पर पड़ रही हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा पड़ेगा। अब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या होगा, बाष्पीकरण जल्दी होगा थोड़ी, तो बाष्पीकरण होने के कारण क्या होता है, वहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, बस सीधी सीधी बात है। अब निम्न दाब का क्षेत्र बना तो कहीं ना कहीं से हाई दाब की जो हाई प्रेशर क्षेत्र है आपका, वहां से निम्न दाब की ओर से हवाएं भागेंगी, ठीक है, निम्न दाब की ओर हवाएं भागेंगी, कहां से, हाई प्रेशर। तो इस समय पे क्या होता है कि जैसे अगर आप बात करते हैं 0 और ये 23.5, ठीक है, और क्या है आपका कि 23.5 साउथ, ठीक है, 23.5 है, 23.5 मान लेना। और जब सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ रही हैं तो यहाँ पे जब आपका यहाँ पे और यहाँ पे क्या पड़ेगा, यहाँ पे सर्दी, तो जब इस क्षेत्र में सर्दी पड़ेगी तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है हाई प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे बन जाता है आपका जो है आपका उच्च वायुदाब क्षेत्र बन गया, यहाँ पे उच्च वायुदाब क्षेत्र बन गया। अब एक चीज़ आप देखने जो यहाँ पे उच्च वायुदाब क्षेत्र है, अभी हवाएं क्या करेंगी, इस साइड चलना स्टार्ट करेंगी, ठीक है, भागेंगी हवाएं कहाँ पे, 23.5 कर्क की साइड, ठीक है। अब इस मतलब दक्षिण की हवाएं, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं भागेंगी कहाँ पे, पूरा 0 डिग्री को क्रॉस करके क्या करेंगी, 0 डिग्री को क्रॉस करके क्या करेंगी, ये नॉर्थ की साइड भागेंगी। अब देखिए इन्होंने 0 डिग्री क्रॉस कर दी, दक्षिण की हवाएं जा रही उत्तर की साइड, तो अपनी दिशा में चेंजमेंट करेंगे कि नहीं, बिल्कुल चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आपका कोरियोलिस बल है उसके कारण चेंज होगा, क्योंकि हमने तो देख लिया कि उत्तर में सीधे हाथ की तरफ और दक्षिण में उल्टे हाथ की तरफ हवाएं मुड़ती हैं। लेकिन अब यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, यानी थोड़ी हवाओं का जो मार्ग है वो चेंज होगा। जैसे देखिए क्या होगा, इस प्रकार दक्षिण पश्चिमी कहाँ गया आपका, 1 मिनट के लिए देखिए इधर पे क्या देखना था हमको,
यहाँ पे मुझे क्या समझाना था आपको। देखिए इन दशा में क्या होगा, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित, ये तो हो गया आपका उत्तर की ओर। देखिए इस प्रकार जो है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देखा गया है। किन पवनों को, ये जो हमारा हम बोलते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून आ गया, वो इन्हीं पवनों का बिगड़ा हुआ रूप होता है। कैसे, देखिए किस प्रकार से होता है। ये रही हवाएं, ठीक है, ये रहा पूरब, ठीक है, ये रहा पश्चिम, ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, ये मान लीजिए पृथ्वी, ये मान लीजिए 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री के बाद हमें क्या करना है, ये रहा आपका 23.5 नॉर्थ, ये रहा आपका 23.5 साउथ। तो अगर ये हवाएं अब देखिए हवाएं कुछ चल रही हैं, इस प्रकार से हवाएं चल रही हैं आपकी, कहाँ पे, दक्षिण में है, ठीक है। तो ये दक्षिण, सॉरी इस प्रकार से नहीं, इसको थोड़ा साफ करना है इधर पे। देखिए इधर पे कि जो दक्षिण में हवाएं हैं, जो दक्षिण में हवा चल रही हैं, 1 मिनट के लिए देखना कि जो दक्षिण में हवाएं किस प्रकार से चलेंगी, इस प्रकार से चलेंगी, ठीक है, इस प्रकार से चलेंगी, इस प्रकार से चलती जा रही हैं। लेकिन दक्षिण में जो हवाएं हैं कोरियोलिस बल के कारण कहाँ को मुड़ जाएंगी, तो अपने उल्टे हाथ की साइड मुड़ेंगी, यानी इनकी जो दशा है कुछ इस प्रकार से, दिशा इनकी दिशा आप कुछ भी बोल सकते हैं, ग्रीन कर लिया मैंने, कि अपने उल्टे हाथ की साइड मुड़ेंगी और इस प्रकार से चलेंगी, ठीक है। अभी हवाएं जो हैं इस प्रकार से आपकी चल रही हैं, ठीक है, चल रही हैं, लेकिन कहाँ चल रही हैं, दक्षिण में। और अब ये जाएंगी कहाँ, तो इनको निम्न वायुदाब क्षेत्र चाहिए, तो इसको पार कर जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पे पहुँचेंगी उत्तर में, 0 डिग्री को पार करके उत्तर में पहुँचेंगी। लेकिन उत्तर में आपको पता है कि हवाएं कोरियोलिस बल के कारण अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाती हैं। तो अब देखिए सीधे हाथ की तरफ, मैंने इसको येलो कर लिया, तो ये अब इस साइड तो मुड़ रही थी, लेकिन ये मुड़ेंगी कहाँ पे, इस साइड, यानी पूरे इस प्रकार से क्रॉस कर देंगी। अभी हवाएं जो हैं इस साइड जा रही थी, लेकिन आ गई इस साइड। तो अब आप देखना कि हवाओं का मुँह कहाँ था, इस साइड, अब यहाँ कहाँ रही है, इस साइड, चलने लगी इस साइड। इसका कलर चेंज करेंगे, हमने कर लिया इधर पे ब्लू, अभी चलने लगी इस साइड। तो इसको देखिए क्या बता रखा है, अब इसको आप देखिए, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो देखिए क्या होता है कि देखिए दक्षिण पूर्वी, तो अगर हम इन पवनों की बात करें तो इनका जो नाम पड़ेगा दक्षिण पूर्व, क्योंकि दक्षिण पूर्व से आ रही हैं, लेकिन इनका ही बिगड़ा रूप क्या बन जाता है, आपका दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे इंडिया में आता है, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम हो गया ना, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो अब हमने इनको दक्षिण पश्चिम कह दिया, यानी ये तो पूरा उल्टा खेल हो गया, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध को छोड़ के ये जो हमारा मानसून आता कहाँ से, दक्षिण पश्चिम से, ठीक है। यानी अब वैज्ञानिकों ने थोड़ा और तर्क लगाया और चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोरियोलिस बल और हवाओं का मुड़ना, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो आप समझ आएंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे इंडिया में किस प्रकार से आया है। तो चलिए हम थोड़ा आगे देखेंगे। जो भूमध्य रेखा को पार करके, मैंने दिखा दिया कि जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करेंगी अपनी दिशा को चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि दक्षिण में इनकी दिशा कुछ और थी, लेकिन उत्तर में अपनी सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाएंगी। तो क्या हुआ, भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती हैं, चली जाती हैं। इनको बोला जाता है, कभी कभी एग्जाम पता क्या पूछता है कि जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है वो किन पवनों का बिगड़ा हुआ रूप है। तो याद रखना किनका है, दक्षिण पूर्व का बिगड़ा हुआ रूप है, यानी जो दक्षिण पूर्व की हवाएं हैं उनका बिगड़ा हुआ रूप आपका दक्षिण पश्चिम मानसून ही बोला जाता है। इस चीज़ को याद रखना। अब देखिए क्या है इधर पे कि ये पवनें भूमध्य रेखा को क्या करती हैं, 40 डिग्री पूर्व तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच पार करती हैं। तो देशांतर रेखाएं बताई गई हैं, तो किन के बीच क्या करती हैं, 40 डिग्री पूर्व से 60 डिग्री पूर्व के बीच इन देशांतर रेखाओं को पार करती हैं, ठीक है। तो देखिए देशांतर रेखा तो आप जानते हैं ना कि अगर आप देखिए अक्षांश तो आपकी समांतर रहती हैं, किसके समांतर, भूमध्य रेखा के। लेकिन अगर आप इस प्रकार से पृथ्वी बनाते हैं, कभी गोल नहीं बनती ये पृथ्वी। देखिए इधर पे 1 मिनट के लिए बन गई, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, देखिए इधर पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्या खींचते हैं, देशांतर, ठीक है। 1-1 डिग्री पे आपके देशांतर खींचते रहते हैं, ठीक है। ये समांतर नहीं होते, यानी ये सब जो हैं एक साथ कन्वर्ज कहाँ पे होते हैं, तो पोल पर कन्वर्ज हो जाते हैं, यानी इनका मिलान बिंदु पोल ही रहता है आपका। इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो देशांतर देखेंगे आप, हर 1 डिग्री पे एक देशांतर खिंचा हुआ होता है, ठीक है। तो 40 और 60 देशांतर के बीच क्या होता है, तो 40 और 60 देशांतर के बीच ही भूमध्य रेखा को पार करती हैं ये हवाएं, ठीक है। और अगर आप एक चीज़ और दूसरी देखें कि हमारा इंडिया का जो है, देखिए हमारे इंडिया का जो देशांतर आपने देखा, तो अगर आप देखते हैं तो इंडिया का जो देशांतर था वो कहाँ से कहाँ तक था, तो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से देशांतर कहाँ तक था, 97 डिग्री 26 मिनट। तो 40 और 60 का बीच इसी में तो रहेगा, सॉरी इधर पे 25 था, ठीक है। तो देखिए 68 और 97 अगर आप ले लेते हैं, ठीक है, अगर आप 68 और 97 सिंगल लेते हैं तो 40 और 60 इसी के बीच रहेगा ना, यानी इंडिया में ही मानसून लाएंगी ना ये जो किरणें, सॉरी ये जो आपकी हवा चल रही हैं, ठीक है।
अब देखिए टाइम आपका बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब थोड़ा हम इसको जल्दी देखेंगे। देखिए उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान के ऊपर से पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति के प्रत्यावर्तन से होता है। इसको फिर से देखना कि इसमें क्या बता रखा है कि एक हमने ये तो देख लिया कि मानसून हमने, ठीक है, दक्षिण से हवाएं भी ले आए। इसके बाद क्या होता है कि जो अंतः उष्णकटिबंधीय से होता है बहुत कम, यानी बहुत कम अक्षांश, यानी छोटा अक्षांश। वैसे आपका 23.5 से बोला जाता है अंतः उष्णकटिबंधीय, यानी इसी के पास, ठीक है, इसी के पास, तो इसको हम कहेंगे अंतः, यानी बहुत ज़्यादा अंदर, ठीक है। तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध किससे है? एक तो आपका हिमालय है। अगर हिमालय ना होता तो क्या होता? हिमालय ना होता तो पोल से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, ठीक है, जो साइबेरिया की हवाएं आ रही हैं, जो रसिया की चल के हवाएं आ रही हैं, वो तो इंडिया में सब प्रवेश कर जाती, ठीक है, ठंडक का मौसम ले आती। लेकिन हिमालय क्या करता है? उसको अवरोध कर देता है। तो हिमालय भी तो इसमें आपका जो है क्या कर रहा है? इसमें हिमालय भी तो रोल निभा रहा है। तो हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान, तो जो आपका हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान है, गंगा के मैदान की बात कर रहा है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे आपकी जेट हवा चलती हैं। कौन सी चलती हैं? पश्चिमी चलती हैं। बल्कि जो पूर्वी हवा चलती हैं वो तो आपकी दक्षिण में चली जाती हैं, ठीक है, दक्षिण से लौटती हैं वापस। तो देखिए उत्तर में पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति की प्रत्यावर्तन से भी है, तो इससे भी चीज़ें काफ़ी इफेक्ट होती हैं। क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह के इस क्षेत्र से खिसकते ही क्या होता है कि जैसे ही पश्चिमी जो आपकी जेट धाराएं इस क्षेत्र से खिसकती हैं, यानी उल्टी होकर दक्षिण से जाती हैं, यानी दक्षिणी भारत से निकलती हैं जब ये, तो देखिए क्षेत्र से खिसकते ही दक्षिणी भारत में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह क्या होता है? विकसित हो जाता है। हमने देखा था, 1 मिनट के लिए अगर आप फिर से देखना चाहें तो देखिए इधर पे क्या है कि जो लौट रही थी जेट धाराएं, जो पूर्वी जेट धाराएं थी, तो देखिए दक्षिण में ही है इंडिया के, ठीक है। हम दक्षिणी गोलार्ध की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? तो दक्षिण इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे भी प्रभाव पड़ेगा जब हवाएं चलेंगी तो, ठीक है। अब देखिए हम लोग कहाँ थे? तो देखिए वही चीज़ है, हम लोग यहाँ थे। इसी पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के क्या कहते हैं? भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। प्रस्फोट यानी मानसून का तेजी से आना। तो इस जेट धारा भी हमारे इंडिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। अब आपने इतनी चीज़ समझ ली तो चलिए और देख लीजिए भारत का मानसून में प्रवेश। तो देखिए भारत का मानसून में जो प्रवेश होता है, मैंने आपको मैप दिखाया था कि केरल के तट से 1 जून को प्रवेश कर देता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि आया कहाँ से है? तो दक्षिणी गोलार्ध से आया है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंच जाता है और शीघ्र ही 10 से 13 जून के बीच ये क्या करता है? ये पवनें, जो आर्द्र पवनें हैं, मुंबई और कोलकाता तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है। तो चित्र नंबर 4.5 मैंने एक बार आपको दिखा दिया है, लेकिन अगर आप एक बार और चाहें तो देखिए इधर पे क्या है कि देखिए इधर पे देखना आप लोग क्या है। देखिए ये 1 तारीख को यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, 5 तारीख को यहाँ पे पहुँच गया, 10 से 13 के बीच में मुंबई पहुँच रहा है, ठीक है, और यहीं पे कलकत्ता में भी यहीं पे इस प्रकार से पहुँच जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी। अब चलिए थोड़ा इसको आगे देखेंगे। कहाँ पे थे हम लोग? तो देखिए हम लोग थे कहाँ पे? देखिए ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे थे हम लोग। एक आपका चैप्टर इधर पे देखिए क्या है, इधर पे है आपका वर्षावाही तंत्र तथा मानसूनी वर्षा का वितरण। तो जो आपका मानसूनी वर्षा है उसका वितरण देख लीजिए। भारत में वर्षा लाने वाले 2 तंत्र प्रतीत होते हैं। कौन कौन से? एक तो पहला तंत्र हम बोल सकते हैं उष्णकटिबंधीय अवदाब, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपका लो प्रेशर दाब बन जाता है, जिसके कारण हाई प्रेशर की हवाएं इस साइड चलती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इससे मानसून आ रहा है। जो बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व में दक्षिण चीन सागर में क्या होती हैं? पूर्व होती हैं। जो क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में तो उत्पन्न होंगी ही, ठीक है। अवदाब जो आपका हाई प्रेशर बंगाल की खाड़ी में मान लीजिए उत्पन्न हो गया, लेकिन उससे और आगे अगर आप जाते हैं तो चीन का सागर, यानी दक्षिणी चीन सागर, चीन के आसपास जो सागर है और उसको हम दक्षिणी चीन सागर में जो पैदा होती हैं, ठीक है, वहाँ से भी क्या होता है? हवाएं आती हैं। तथा उत्तरी मैदान के मैदानी भागों में क्या करती हैं? उत्तरी भारत के मैदानी भागों में क्या कराती हैं? तो बरसात कराती हैं। उत्तरी भारत के मैदान कौन से हैं आपके? गंगा के मैदान। दूसरा तंत्र क्या है? दूसरा तंत्र इन्होंने बोला कि अरब सागर में उठने वाला जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून धारा है, वो तो आपको पता है कि जो आपका पश्चिमी घाट है, वहाँ पे पश्चिमी घाट में टकराता है कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून, और अरब सागर से ही तो आपका वहीं से निकल के आता है, तो वो तो बारिश कराता है, ठीक है। वो चीज़ हो गई आपकी। जो भारत के पश्चिमी तट पर बरसात कराता है, जैसे आप बोले मुंबई वगैरह, ठीक है, मुंबई बोल दें, कर्नाटक, या फिर अगर आप बोल दें तो जो आपका गोवा है, ठीक है,
पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा कैसी होती है? पर्वतीय। पर्वतीय क्यों है? क्योंकि पर्वत से ही टकरा के वहाँ पे बारिश करा रहा है पश्चिमी घाट। हमने देखा था ये रही कुल्फी, ये रहा आपका पूर्वी घाट, ये रहा पश्चिमी घाट। तो अगर यहाँ पे टकराएगी तो इसी पहाड़ यानी इसी पर्वत से टकराने के कारण यहाँ पे बरसात हो रही, तो हम इसको कहते हैं पर्वतीय वर्षा। लेकिन इसमें नुकसान क्या होता है कि ये क्या होता है कि ये रहा आपका पर्वत, तो ये क्या करती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हवाएं टकराई तो यहीं पे टकरा जाती हैं। अगर ज़्यादा ऊंचा है पर्वत तो हवाएं ऊपर जाते जाते ठंडी हो रही हैं तो यहीं से टकरा के ये बरसात करा देती हैं, इस साइड नहीं जा पाती। तो इससे क्या होता है, एक साइड तो अच्छा खासा पानी, यानी एक साइड अगर आप देखते हैं, जैसे आप अरावली की बात करें तो जो राजस्थान है, राजस्थान के एक भाग यानी पूर्वी भाग में तो क्या होता है, बहुत अच्छी खेती होती है, बहुत उपजाऊ मैदान है। लेकिन वहीं आप पूर्व के बाद पश्चिमी भाग में देखें तो आपको सूखा मिलेगा, थार का मरुस्थल मिल जाएगा। तो इस चीज़ से यही होता है कि पर्वतीय बरसात जो होती है, पर्वतीय बरसात में क्या होता है, एक साइड तो आपका अच्छा खासा पानी और दूसरा साइड वहीं पे सूखा दिख जाता है। तो जो है अधिकतर वर्षा कैसी है, पर्वतीय, क्योंकि आर्द्र हवाओं के अवरुद्ध, यानी जो आपका पश्चिमी घाट है अवरुद्ध कर देता है। अवरुद्ध मीन्स होता है रोकना, तो इन हवाओं को रोक देता है। किन हवाओं को? आर्द्र हवाओं को। अब हवाएं तो वैसे ही भारी हैं क्योंकि उसमें तो पानी भर रखा है ना, यानी उसमें तो जल वाष्प है। अब आर्द्र हवाएं हैं, कहाँ तक दम लगाएंगी पहाड़ों पर, ठीक है, यानी वहाँ पे टकराएंगी और जब पर्वत उसको रोकेगा तो वो वैसे भी भारी है तो बरस जाएगा बस, ठीक है। इतनी बात होती है कि अवरुद्ध होकर घाट के सारे जबरदस्ती ऊपर उठने से होती हैं, यानी हवाएं ऊपर उठती तो हैं जबरदस्ती, लेकिन उसको जितना पूरी हवाएं पार नहीं कर पाती हैं पश्चिमी घाट को। भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता 2 कारणों से संबंधित है। अब देखिए, अब यहाँ पे बरसात आपकी अच्छी खासी होती है क्योंकि जो आपका मानसून आता है पश्चिमी घाट से अधिकतर टकरा जाता है। तो क्या क्या कारण है, तो पहली बात देखिए, समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं तथा अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्य जेट धाराओं की स्थिति, ठीक है। तो ये हो गया आपका जेट प्रवाह आती हैं तो स्थिति हो गई। अब आगे देखिए, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय अवदाबों की बारंबारता हर साल बदलती रहती है। तो जो बंगाल की खाड़ी है आपकी, वैसी बंगाल की खाड़ी की अगर आप बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपकी आ जाएगी। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रही है तो वहाँ पे क्या बनेगा, निम्न दाब बनेगा, और जब निम्न दाब बनेगा तो उसका जो उष्णकटिबंधीय अवदाब की बारंबारता जो है हर साल बदलती रहती है, एक जैसी नहीं रहती है। भारत के ऊपर उनके मार्ग का निर्धारण भी मुख्यतः अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यानी बहुत ज़्यादा आपका जो है अक्षांश कम, जिसे मानसून श्रेणी भी कहा जाता है, की स्थिति द्वारा होता है। जब भी मानसून द्रोणी का अक्ष कैसा होता है, दोलायमान होता है। विभिन्न वर्षों में इन अवदाबों के जो मार्ग हैं, यानी अगर आप सालों वर्ष देखते हैं, 8-10 साल 15 साल 20 साल बाद देखते हैं, तो जो अवदाब यानी जो आपके निम्न दाब से मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो हवा चल रही है, तो इनका मार्ग थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस लगेगा, ठीक है। तो अवदाबों मार्ग, ठीक है, दिशा, वर्षा की गहनता, वितरण में भी पर्याप्त उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसा आपने भी देखा होगा कि किसी साल जो है बरसात बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, किसी साल बरसात आपकी कम होती है, ठीक है, कभी कभी तो आपका 1 महीना निकल जाता है बरसात नहीं हो रही है। तो क्या होता है कि साल मतलब हर साल एक जैसा सिस्टम नहीं है कि भाई 5 जून को बरसात हो गई तो हर साल 5 जून को होगी, नहीं होती है। कभी कभी 5-7 दिन बरसात नहीं होगी, कभी कभी 10 दिन बरसात नहीं होगी। तो वही चीज़ बताया है कि अवदाबों के मार्ग, यानी जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं बह रही हैं उनका मार्ग चेंज होता है, दिशा चेंज होती है थोड़ी बहुत। वर्षा की गहनता, यानी वर्षा कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम, ठीक है, गहनता और वितरण उसका, यानी कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, ठीक है। तो इस चीज़ में उतार चढ़ाव होता रहता है। देखिए, वर्षा कुछ दिनों के अंतराल में आती है। ऐसा नहीं है कि बरसात आपकी आज आ रही है, कल आ रही, परसों आ रही, 24 घंटे आ रही, 48 घंटे आ रही, 72, ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा कि मान लीजिए आज बरसात हो गई, हो सकता है तो 4 दिन आपकी बरसात ना हो सकता 7 दिन ना हो, फिर आए, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो वर्षा कुछ दिनों के अंतराल में आती है। भारत के पश्चिमी घाट पर पश्चिम से पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर, इसको थोड़ा समझना, इसमें क्या है कि जो है आपका जो पश्चिमी घाट मैंने बता दिया, ये पूरब तो ये पश्चिम, ठीक है, जो आपका मुंबई वगैरह का क्षेत्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा का क्षेत्र, तो पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूरब, उत्तर पूर्व की ओर तथा उत्तरी भारतीय मैदान एवं प्रायद्वीप की उत्तरी भाग एवं एवं पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब इसमें होता क्या है, सीधी सीधी बात, आप इसको छोड़ दीजिए। आप इधर पे देखिए कि यहाँ पे आपका पूर्वी घाट है, यहाँ पे पश्चिमी घाट। तो देखिए, जैसे ही मानसून आएगा तो सबसे पहले हिट कहाँ करता है, पश्चिमी घाट पर करेगा। और जब पश्चिमी घाट पर हिट करेगा तो क्या होगा, पश्चिमी घाट पर जैसे इसने हिट कर दिया तो बरसात यहीं पर ज़्यादा होगी। हो सकता कुछ हवाएँ जो है मतलब निकल जाएँ, इसके पार निकल जाएँ, तो
यहाँ पे आएंगी, ठीक है, यहाँ पे आएंगी तो यहाँ पे बरसात कम कराएंगी। अब वो यहाँ पे बरसात करा देंगी, थोड़ा और ऊपर निकल जाती हैं, थोड़ा और कम कराएंगी बरसात। अब जैसे कि अगर आप बात करते हैं मान लीजिए इंडिया, यहाँ पे आपका कहीं गुजरात, ठीक है, गुजरात, अब यहाँ पे गुजरात से जैसे ही प्रवेश अगर हवा करेंगी तो गुजरात में ज़्यादा बरसात करा देंगी, ठीक है। अब गुजरात से ऊपर थोड़ा और जाएंगी राजस्थान, तो राजस्थान में थोड़ा कम बरसात कराएंगी, और थोड़ा ऊपर निकल जाएंगी तो थोड़ा और कम बरसात कराएंगी। तो बस यही चीज़ है कि जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी बरसात का वितरण क्या होता जाएगा, थोड़ा कम, यानी घटने की प्रवृत्ति आपको देखने को मिल जाएगी। हम देखते हैं मानसून में विच्छेद मैंने आपको बताया, जैसे आपका संधि विच्छेद होता है, जैसे आप संधि विच्छेद करते हैं, शब्द को तोड़ देते हैं, तो वही चीज़ आपका मानसून में विच्छेद, यानी मानसून का बीच में टूट जाना। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही आपका दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिन तक वर्षा होने के बाद एकदम से जैसे ही मानसून आया तो क्या होगा, बरसात होगी, ठीक है। अब बरसात होगी, कुछ दिन बरसात हो गई, अब क्या होगा, थोड़े दिन के लिए बरसात रुक जाएगी, फिर बरसात होगी, फिर थोड़े दिन के लिए रुक जाएगी। तो ये क्या होता है, मानसून का बीच में टूटना, यानी मानसून का विच्छेद, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा ना हो तो इसे मानसून का हम विच्छेद कह देते हैं, यानी बीच में मानसून का टूट जाना, ठीक है। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होता है जो निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो हर क्षेत्र में अलग अलग विच्छेद होता है, जैसे देखिए, ठीक है, जैसे मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए यूपी में 5 जून को बरसात, 5 जून को है नहीं, मान लीजिए 5 जुलाई को बरसात हो गई यूपी में, तो क्या राजस्थान में भी 5 जुलाई को होगी, या फिर 5 जुलाई के बाद यूपी में फिर से बरसात 10 जुलाई को आती है, तो क्या राजस्थान में भी 10 जुलाई को आएगी, नहीं आएगी ना, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होगी, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो देखिए उत्तर भारत के विशाल मैदान, ठीक है, उत्तर भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से, जैसे ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम हो जाते हैं तो उत्तर भारत में जो होता है, उत्तर भारत के मैदानों में भी बरसात की मात्रा थोड़ी कम होने लगती है और बीच में मानसून का विच्छेद हो जाता है। अंतः उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। तो ये तो आपको उत्तर भारत का हो गया। हम पश्चिम तट की बात करें तो देखिए पश्चिम तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समांतर बहने लगती हैं। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हवाएं चल रही हैं आपकी, ये इस प्रकार से टकरा रही हैं, लेकिन ये क्या हुई, हवाएं थोड़ी समांतर चलने लगी, वो समांतर चढ़ेंगी, समांतर चढ़ने के कारण जब वो टकराएंगी नहीं, समांतर चलेंगी, टकराएंगी नहीं तो पश्चिमी घाट पर क्या होगा, मानसून का विच्छेद आ जाएगा। अब थोड़ा आगे देखिएगा, तथा उत्तर भारत के मैदानी भागों में हो गया क्या आपका, कहाँ गया मानसून का विच्छेद, हाँ देखिए इधर पे देखना था कि मानसून का विच्छेद हमें इधर पे देखना है। तो क्या हुआ कि अब हम राजस्थान की बात करेंगे। तो देखिए राजस्थान में मानसून विच्छेद तब आता है जब वायुमंडल में निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा कराने वाले आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। अब राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में जो मानसून विच्छेद तब होता है, कब होता है कि जैसे वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता, अब टेम्परेचर का कम ज़्यादा होना यानी विलोमता, यानी क्या होगा, टेम्परेचर का पूरा ऊपर नीचे हो जाना। क्या होगा, जब टेम्परेचर पूरा चेंज हो जाता है तो क्या होगा, वर्षा करने वाली जो आर्द्र पवनें हैं, आर्द्र पवनें वर्षा जो करती हैं वो आर्द्र पवनें ही करेंगी, अगर उसमें आर्द्रता नहीं होगी तो वो बरसात नहीं करेंगी। अब इधर पे क्या होगा कि वर्षा कराने वाली जो आर्द्र पवनें हैं वो ऊपर उठने से रुक जाती हैं, ठीक है, ऊपर उठेंगी नहीं, ठीक है। अब जब ऊपर नहीं उठेंगी कंडेंसेशन यानी माने संघनन नहीं होगा तो बरसात नहीं होगी। तो राजस्थान में आपकी इस प्रकार की स्थिति बन जाती है, ठीक है। और जब ऊपर नहीं उठने का क्या मतलब है, ठंडक होगी वहाँ पे, ठीक है, ठंडक होने का क्या मतलब है, पूरा टेम्परेचर आपका ऊपर की जगह नीचे चला जा रहा है, यानी टेम्परेचर गिर रहा है, ठीक है, तो उसी के कारण ये चीज़ हो जाती है। अब देखिए मानसून का निर्वर्तन, तो निर्वर्तन मीन्स होता है लौटना, ठीक है। अगर आप निर्वर्तन की विलोम शब्द देखते हैं गूगल पर तो आपको मिलेगा लौटना, यानी सीधी बात है कि मानसून का अब लौटना, फैल गया मानसून पूरे इंडिया में, अब लौटेगा, क्योंकि देखिए जो इंडिया है, इंडिया में 12 महीने तो आपकी बरसात होती नहीं है, अब लौटेगा मानसून, ठीक है, मानसून पीछे हटेगा, पीछे हटना लौटना, निर्वर्तन का मतलब होता है लौटना या पीछे हटना। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को हम कहते हैं मानसून का निर्वर्तन, ठीक है। तो ये कब होता है, जून में तो मानसून आपका प्रवेश कर गया, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने का मौसम ही रहेगा ना आपका, ठीक है, 4 महीने सर्दी, 4 महीने गर्मी और 4 महीने चौमासा, तो ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर। अब सितंबर के महीने में क्या होता है, सितंबर के महीने में मानसून निर्वर्तन होने लगता है, यानी लौटने लगता है। तो सितंबर के आरंभ में क्या होता है, उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून पीछे हटने की स्थिति में हो जाता है। उत्तर पश्चिम मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये रहा क्षेत्र राजस्थान का क्षेत्र, ठीक है। अब राजस्थान का क्षेत्र आपका, तो यहाँ से क्या हुआ, मानसून पीछे की साइड हटेगा यानी नीचे की साइड, ठीक है, नीचे की साइड आएगा ना, मानसून पीछे हटना यानी नीचे की साइड, वहीं से तो आया है वहीं पीछे जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, मानसून का पीछे हटना। तो यहाँ से मानसून आपका पीछे हटना शुरू हो जाता है,
ठीक है, आराम से उत्तर पश्चिम भारत से मानसून क्या होता है, पीछे हटने की स्थिति में बन जाता है। और मध्य अक्टूबर यानी सितंबर, पूरे सितंबर मानसून पीछे हटेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत अक्टूबर के दिन भी ले लेगा। तो मध्य अक्टूबर तक क्या होता है, यह दक्षिण भारत को छोड़ देता है। और जब मध्य अक्टूबर में ये स्टार्टिंग में जब दक्षिण भारत में पहुंचता है, केरल तमिलनाडु के तट पर, तो वहाँ पे फिर से बरसात करा देता है। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो लौटते हुए मानसून और आने वाले मानसून दोनों से बरसात लेता है, तो कौन सा है आपका, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु से क्या होता है, तमिलनाडु से एक तो आने वाला मानसून बरसात कराता है, और फिर जब लौट के गया मानसून तो जितना भी उसमें आर्द्रता होती है वो फिर से तमिलनाडु में बारिश करा देता है। यानी अगर आप बोले तो तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर के महीने में बरसात होती है, सर्दियों के मौसम में। ठीक है, तो देखिए इधर पे क्या है कि मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत को छोड़ देता है, से समस्त भारत से निर्वृत हो जाता है, यानी पूरा पीछे हट जाता है। अभी पीछे हट गया, निर्वृत हो गया, तो मानसून का निर्वर्तन हो गया। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में बरसात करा देती हैं। तो क्या होता है, देखिए इधर पे कि कुछ इस प्रकार से अगर आपकी पवनें चल रही हैं इधर पे बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी इधर पे मिल गया इनको तमिलनाडु, ठीक है, अभी पीछे जा रही हैं तो ये तमिलनाडु से टकराएंगी ना तमिलनाडु के तट से वापस जाते टाइम। टकराने के कारण क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी से तो जल वाष्प उठाती हैं और तमिलनाडु में पटकती हैं। ठीक है, यानी उसको उधर पे छोड़ देती हैं, यानी लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु पानी लेता है। बस सीधी सीधी बात है, और कुछ नहीं है इसमें। तो ऋतुओं की लय, यानी अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे अब हम देखेंगे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु और मानसून के निर्वर्तन की ऋतु। यानी इसमें क्या होता है कि कैसा माना जाता है कि इसमें ऋतुएं देखिए किस प्रकार से आपकी डिवाइड करी गई कि एक तो गर्मी और सर्दी की ऋतु, एक क्या होता है मानसून आने वाली ऋतु, और दूसरा होता है आपका मानसून जाने वाली ऋतु, यानी मानसून आने वाला मौसम और जाने वाला मौसम। तो ये 4 भागों में बांट दिया, इन लोगों ने बांट दिया। हम इसको एक एक करके कल डिटेल में देखेंगे। तो हो गया आपका 50 मिनट का, बहुत इंपॉर्टेंट था। और अगर आपने दक्षिणी गोलार्ध से किस प्रकार से मानसून आता है, ठीक है, किस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में पवनें आती हैं, उस चीज़ को समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया मानसून किस प्रकार से प्रवेश करता है। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका कोरियोलिसिस बल वाला है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कोरियोलिसिस बल के कारण उत्तर में जो पवनें हैं किस साइड मुड़ती हैं, अपने सीधे हाथ के साइड, और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें जो कोरियोलिसिस बल के कारण है वो अपने उल्टे हाथ के साइड मुड़ जाती हैं। दोनों चीज़ कंसेप्ट याद होना चाहिए। अब मिलेंगे कल इन ऋतुओं के साथ, यानी ऋतुओं के लय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।